हिंदी पर हिचक क्यों? हिंदी से झिझक क्यों? हिंदी की उपेक्षा क्यों? हिंदी है हम। हिंदी से देसी और क्या? कैसे पिछड़ गई हिंदी? IVRS या हेल्पलाइन हिंदी साइडलाइन। SBI Mutual Fund official will never request for such details. To continue in English, press 1. हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। हिंदी को कब मिलेगा पहला पायदान? हिंदी के लिए 2 क्यों दबाएं? स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा को लेकर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के लिए भी दिवस मनाने की जरूरत पड़ी। सवाल है आखिर क्यों? आज भी देश में हेल्पलाइन या कस्टमर केयर पर हिंदी भाषा दूसरे नंबर पर है। हिंदी को सहज तौर पर ग्रहण करने में दिक्कत क्यों होती है? कामकाज की बात हो या बोलने की बारी हो, हिंदी के बजाय अंग्रेजी का चलन बढ़ा है। आखिर हिंदी को लेकर हिचक क्यों है? हिंदी भाषी लोग भी हिंदी अपनाने में क्यों हिचक रहे हैं? कई सवाल हैं जिनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं, डॉक्टर निमिषा गौड़ जी बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर दीप कुमार सहायक आचार्य हैं हिंदी विभाग आरयू से, और राजेश्वर वशिष्ठ जी पूर्व प्रमुख राजभाषा विभाग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर दीप कुमार, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। क्या एलिटनेस के नाम पर मैं बोलूं या फिर कोई और कारण है कि हिंदी को ढकेल दिया गया है कोने में या दूसरे नंबर पर? ये आप जो कह रहे हो वो एकदम सही कह रहे हैं कि एलीट नाम की जो हमारे साथ एक मानसिकता रही अंग्रेजों के चले जाने के बाद, हम लोगों को ये लगता रहा कि हमारा एक सतत अस्तित्व देशवासियों से। तो उस कारण जो संवैधानिक प्रावधान थे, संविधान निर्माताओं के जो उनकी मंशा थी, संकल्प था, उसको दरकिनार करते हुए अंग्रेजी के आगे हिंदी को ढकेल। वर्तमान में स्थिति बड़ी दयनीय नहीं, लेकिन शुरुआत की अगर आप बात कर रहे हैं आचार्य जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी को पहले तो माना गया था कि 14-15 साल रहेगी, उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन कभी निर्णय लेने की स्थिति नहीं बन पाई। उस वक्त भी जब अंग्रेजी इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं आई थी। देखिए, इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रोफेसर JGV प्रसाद अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जैसे मैंने अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में इस राष्ट्र में ऐसा आंदोलन था कि वो अंग्रेजी पढ़ते हुए सोचते थे कि आगे अंग्रेजी का अस्तित्व रहेगा ही। तो एक लंबी अवधि में प्रस्फुटित हुआ है, परिगणित हुआ है कि अंग्रेजी का दबदबा बना रहा। उससे पहले ऐसा उभार आया था कि हिंदी में अगर हम लोग उस समय ध्यान देते या कामकाज करते तो संभवतः हिंदी जो आज स्थिति है उसे इतर या उलट स्थिति नहीं, लेकिन एक विडंबना का सामना लैंग्वेज को लेकर मैं देख रहा हूं दुनिया भर में, जिस पर मैं बात करना चाहता हूं राजेश्वर वशिष्ठ जी आपसे। राजेश्वर जी, देखिए जापान है, चाइना है, जर्मनी है, वो तो बिना अंग्रेजी के भी प्रोग्रेस कर गए, और वहां पर मुझे नहीं लगता कि वहां पर उनकी लैंग्वेज को उन्हें दूसरे या तीसरे नंबर पर धकेलने की जरूरत पड़ी हो। देखिए, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आजादी के बाद से पहली बात तो आपने ही अपनी चर्चा में कहा कि 15 वर्षों के लिए हिंदी के काम को बाधित कर दिया गया। हम हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास कोई बहुत बड़ी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम पुस्तकों का अनुवाद करवाते। मैं इस बात को जानता हूं राजस्थान की शिक्षण पद्धति से, जो बच्चे यहाँ राजस्थान में हिंदी माध्यम से परीक्षाएं पास करके आगे जाते थे
उन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत घाटा उठाना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजी का दबाव लगातार बना रहा। ऐसा जापान में नहीं हुआ, ऐसा चीन में नहीं हुआ। वहां अगर अनुवाद हुआ तो पूरी तरह से हुआ, वहां अगर बच्चों को शिक्षा दी गई तो बहुत ईमानदारी से दी गई, और उसके बाद जब रोजगार के रास्ते खोलने की बात आई तब भी वहां पे समान अवसर दिए गए। हमारे यहाँ हिंदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर आप हिंदी माध्यम से परीक्षा देंगे भी तो इंटरव्यू की परेशानियां थी, या अंग्रेजी का पेपर तो आपको पास करना ही पड़ेगा। इन सब चीजों के चलते मुझे लगता है भारत में भाषाएं आगे नहीं बढ़ी। दूसरी बात, अगर सरकारी लेकिन कंपटीशन में जब अंग्रेजी की बाध्यता की बात सामने आई यूपीए के शासनकाल में, जिसका विरोध एनडीए के शासनकाल को करना पड़ा, उस समय हमने देखा कि बच्चे कह रहे थे हमें नहीं आता, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। जी, लेकिन उसके बाद कौन से आपने बहुत बड़े कदम उठाए कहने को। अगर आप आईएएस के इंटरव्यू में ये कह देते हैं कि आप हमसे हिंदी में बोल सकते हैं, फिर भी मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से जानता हूं कि जो लोग वहां बैठकर आपसे वार्तालाप कर रहे हैं उनकी मानसिकता नहीं बदल जाती है महज बोलचाल की हिंदी भर कर लेने से। मैंने तो जीवन भर बैंक के प्रधान कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। लेकिन सर मुझे एक बात क्लियर कीजिए, क्या ब्यूरोक्रेसी में काम के लिए इंग्लिश मस्ट है या हिंदी में भी काम चल सकता था और ब्यूरोक्रेसी उसके लिए तैयार नहीं हो पाई? ब्यूरोक्रेसी तो आज तक हिंदी में काम करने को तैयार नहीं है। आप किसी भी बड़ी संस्था में चले जाइए, आप उन पे दबाव डाल लीजिए। जैसे मान लीजिए एक जमाने में मुलायम सिंह जी जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रयास किया तो फाइलें उनके पास हिंदी में पहुंच गई। अब भी जो लोग प्रयास करते हैं हिंदी में पहुंच जाती होंगी, लेकिन मूल रूप से सारा कामकाज सरकारी तंत्र का आज भी अंग्रेजी में ही होता है। और इस दबाव को जो लोग नौकरी में आते हैं वे इस बात को महसूस करते हैं। ठीक है, मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अभी हम गवर्नमेंट स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉर्पोरेट कल्चर में भी बात करें तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी ने एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है। मुझे नहीं पता इस तरह के सर्वेज हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन अगर हिंदी भाषा के साथ कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाले और अंग्रेजी भाषा के साथ कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वालों की सैलरी को अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद अंग्रेजी साइड वालों की सैलरी हिंदी साइड वालों से थोड़ी ज्यादा होगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इस पर मेरे पास कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है। डॉक्टर निमिषा गौड़, मैं आपको अब इस डिबेट में लाना चाहता हूं। डॉक्टर निमिषा गौड़, मेरा अपना आंकलन है, मैं इसके पीछे किसी तथ्य को नहीं सामने रखने वाला हूं। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है बहुत सी गैर जरूरी चीजों से भी हमारे देशवासी आहत होकर आसमान सिर पर उठा लेते हैं, और चूंकि देशवासी की बात है तो राजनीतिक दल भी उसमें अपने आप समाहित हो ही जाते हैं। पर वैसा कुछ इस बात को लेकर नहीं हुआ कि हिंदी दूसरे नंबर पर है। मतलब लगभग सब ने, इवन पॉलिटिकल क्लास ने मौन स्वीकृति दे दी इस चीज को। देखिए स्वप्निल जी, आप राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के आज तक जब हम 2021 में हिंदी दिवस को मना रहे हैं और विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं हमारी मातृभाषा का, तो एक लगातार आप देखेंगे 7 दशक तक राज करने वाली जिस राजनीतिक दल ने मातृभाषा को भी तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया, इसे दोयम दर्जे का माना है। जब संविधान में ही उल्लेख हो गया कि 15 वर्ष के पश्चात हम अपनी मातृभाषा को शासकीय भाषा बनाएंगे, फिर भी कोई पहल नहीं की गई, किसी तरह के प्रयास नहीं किए गए। आम जनता को, आम लोगों को मातृभाषा से काट करके कैसी तुष्टीकरण की नीति अपनाई, वो आज देश भुगत रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वैश्विक स्तर पर जब हिंदी भाषा में बात करते हैं तो वैश्वीकरण और हिंदी भाषा का सम्मान स्वतः ही बढ़ता गया। आप देखिए स्वप्निल, पर हम इतनी सी बातों से खुश हो जा रहे हैं क्या कि यूएन की महासभा में या विदेश की किसी कंट्री में जाकर प्रधानमंत्री ने या किसी लीडर ने हिंदी में बोल दिया? प्रारंभ कर रहे हैं। स्वप्निल जी मेरी बात पूरी होनी चाहिए। गांव के ग्रामीण दर्जे के को छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, वो स्कूलों में भी हिंदी पढ़ता है, वो प्रधानमंत्री जी को ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस, इन सब के राष्ट्रपति के सामने यदि वो हिंदी भाषा में बोलते हुए देखता है तो उसे अपनी मातृभाषा पर स्वतः ही सम्मान होता है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी। पर निमिषा जी देखिए, अब ये तो क्या हो गया ना, ये बड़ा राजनीतिक टाइप की बात हो गई। मैं आपको एक बात कहता हूं डॉक्टर निमिषा गौड़, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देखिए अगर 7 दशक तक कुछ नहीं हुआ तो आपने भी अभी 7 साल 8 साल में इसको लेकर कोई बहुत ठोस रोड मैप दिखाया नहीं है कि आप हिंदी को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले हैं।
ये बात तो बिल्कुल साफ है। कोविड- अब जब बात हिंदी मीडियम कोविड इंग्लिश के मीडियम की पूर्व- है, अगर मैं देखिए- बोलूं कि जो पॉलिटिक्स के बड़े बड़े नामी चेहरे हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में और विदेशों में पढ़े, तो उसमें कौन सा हिंदी का सम्मान है? वो कैसे हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा की बात की जा रही है तो हिंदी भाषा का सम्मान स्वतः ही 2014 के बाद प्रारंभ होना हुआ है, नहीं तो एकदम काट रखा था। देखिए अभी हम बात करते हैं तो सर्वाधिक हिंदी जो एक ऐसी भाषा है जो स्थानीय भाषाओं से जुड़ करके आती है, तो हम तो ये आप ले आइए ना कहेंगे उसे पहले स्थान 2014 पर। के बाद किसने जो रोका है सम्मान आपको? मिला है। 7.5 साल में किसने रोका? देखिए आप नई शिक्षा नीति में देखिए मेडिकल या हमारे इंजीनियरिंग जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अब हिंदी भाषा में भी आ रहा है। 11 से 14 यूनिवर्सिटीज ने तो प्रारंभ भी कर दिया है। ये प्रारंभ तो हुआ, नहीं तो संरक्षण, संवर्धन और विकास हिंदी का हो ही नहीं रहा था। बाधक बन गई इनकी तुष्टीकरण की नीति, बाधक बन गई कांग्रेस की नहीं, हिंदी का दोयम विकास दर्जे तो की हुआ है, नीति, स्टडीज हुई जो है, हमारी रिसर्चेस हुए हैं, ऐसा राष्ट्र नहीं है कि नहीं हुआ है। साहित्य इन्होंने फला फूला दरकिनार इसी करके पीरियड रखा। में हम ये कह दें कि हिंदी का विकास ही नहीं हुआ है, ये बात अलग है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसने अपना पहला स्थान खोकर दूसरे स्थान, तीसरे स्थान की तरफ सरकना चालू किया। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, मेरा सवाल आपसे प्रदीप जी, देखिए बहुत स्पेसिफिक है। जब चुनने का मौका आया, हमने अंग्रेजी को जगह भी दी और उसको जारी भी रखा, हमने उसे बदलने की कोशिश नहीं की। क्यों? देखिए, मेरा एक स्पष्ट सबमिशन ये है, और जैसा भाजपा की प्रतिनिधि निमिषा जी कह रही हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव की सरकार में सबसे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा था, और वहां जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में जो भाषण दिया, उसके बाद उस पटल पर हिंदी को मान्यता दी गई, और उसके बाद पूरे विश्व में उस पटल पर उस भाषा के लिए जो ट्रांसलेशन जो प्रोविजन था उसमें हिंदी को समावेश किया गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हिंदी का प्रयोग अटल बिहारी सम्मानीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो ये कहना कि कांग्रेस के रिजिम में ये नहीं हुआ है, ये इनके बात को झुटलाता है। उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि चलिए बढ़िया, अगले 15 सालों तक आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का प्रयोग करने का प्रावधान सरकार ने किया था, क्योंकि यह संभव नहीं था कि जो ब्रिटिश रूल छोड़कर गए थे उनकी सारी प्रक्रियाओं को एक साथ बंद किया, प्रतियोगी परीक्षाएं थी, बदल दिया जाता। लेकिन हिंदी को कुछ सेक्शंस, कुछ पोर्शंस में कंपलसरी करना या उसको अनिवार्य बनाना, ये जो यूपीए शासनकाल में हुआ था, उसका क्या मकसद रहा होगा आपकी नजर में? हिंदी को पीछे ढकेलना, अंग्रेजी को आगे बढ़ाना? मैं आपको स्वप्निल जी 2 उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी रीजनल सिनेमा हॉल थे, जितने भी छत्रप थे, उनके हिंदी के जितने सितारे थे, वो सबके सब जब अपने उच्च से पहुंचे तो वहां एक ब्लॉक हुआ, और उसके बाद वो हिंदी के क्षेत्र में आकर के उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो मैं समझता हूं हिंदी के सेगमेंट में आने के लिए तो रीजनल लैंग्वेज बोलते ही नहीं है ने बहुत बड़ा योगदान किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रमोट कर उस क्षेत्र को लाए हैं। उसके साथ साथ सुनिए, हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर जो उद्घोषणा होती थी उसमें अंग्रेजी बाद में होती थी, पहले हिंदी घोषणा होती थी। लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर अगर हिंदी में फॉर्म भर दो और हिंदी में संख्या लिख हिंदी जानते थे, अंग्रेजी नहीं जानते, बैठा व्यक्ति ये वापस फॉर्म लौटा उद्घोषणा देता है, आज तक क्योंकि उसको समझ में नहीं आया हिंदी में लिखा हुआ क्या है। प्रयास तो प्रदीप जी, एक सवाल और मैं ले लूं, एक सवाल और, एक बात मुझे आप समझाइए, एक्सप्लेन की, मतलब समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। अब से 2 अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंदी दिवस की देश को शुभकामनाएं दी, और उन्होंने लिखा कि एक भाषा की समझ बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बढ़ाना होगा। आप समाहित होकर ही अगर हिंदी को देखना चाहते हैं तो बात अलग है। क्या मीनिंग हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? आपने जो उद्बोध किया है, मैं उस पर कहता हूं, किसी हर स्वतंत्र राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है जिसका एक सम्मान होता है, गौरव होता है। पर हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। देश के अधिकतम लोगों से द्वारा बोली जाती है, तो सभी लोगों का समावेश, क्षेत्रीय क्षेत्रों का समावेश उस राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से लोगों को जोड़ना होता है। उससे राष्ट्र में समन्वय होता है, उसमें राष्ट्र हमारी राष्ट्रभाषा क्या है पैदा होती है, और भाषा के प्रति लोगों का हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, भाव बढ़ता है। किसकी? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। स्वप्निल जी, यही विडंबना है। मैं देखिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रदीप जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, निमिषा जी 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुकिए, देश की 2 मिनट पूरी 2 मिनट अध्यक्ष को कांग्रेस के राष्ट्रीय निमिषा जी लिख के दिखा दे मुझे। 2 मिनट तो रुकिए निमिषा जी, मैं राजेश्वर जी आपको लाना चाहता हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये अभी मुझे बताया गया। जी देखिए, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, संविधान के
के 8वें अनुच्छेद में सभी 22 भाषाओं को राष्ट्र भाषा घोषित किया। एग्जैक्टली, रीजनल लैंग्वेज तो कुछ है नहीं, शब्द इस्तेमाल किया है नेशनल लैंग्वेज। हाँ। और हिंदी देश की राजभाषा, हाँ बोले बोले, हिंदी देश की राजभाषा है। इसी तरह से राज्यों में तो नेशनल लैंग्वेज है 8 शेड्यूल की, अपनी अपनी राज्यों में राजभाषाएं हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट है। और जहां तक सवाल बार बार ये कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, हिंदी नहीं सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, अगर आप संविधान की दृष्टि से देखें तो। करेक्ट। और इसीलिए डॉक्टर दीप कुमार, एक बार फिर मैं आपको शामिल कर रहा हूं। डॉक्टर दीप कुमार, अगर हिंदी में फॉर्म भरने की नौबत आ जाए रेलवे स्टेशन या किसी भी बैंक पर जाकर, अच्छे लोग हिचक जाते हैं, वो भर नहीं पाते, और भर दें तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि सामने बैठा व्यक्ति उसको ले लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा और समझ लेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो एक बार फिर सरकार देता है, भाई ये क्या है, इधर अंग्रेजी में भर दो। ये आम उसमें हो रहा है। ये जो विषय है, मूलतः ये कहा जाता है कि हिंदी जटिल है या सरलता समझ में नहीं आती है, वो बात दूसरी भाषाओं पे भी लागू है। अंग्रेजी में भी एक शब्द के कई नो को के से कई उच्चारण होते हैं, कई। तो ये जो बात है कि हिंदी समझ में नहीं आती या कोई लेना नहीं चाहता, वो हमारी थोड़े से परिश्रम का अभाव है, और हम चाहकर उस चीज से दूर हटते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को कि जो हिंदी में उत्तर लिखे जाते हैं, या ऐसा कहा जाए कि उर्दू या हिंदी बोली जाए, अंग्रेजी थोड़ा फारसी और अरबी शब्द समझ में आते हैं, और ऐसा कोई शब्द नहीं है संस्कृत का जो जन सामान्य ना समझता हो। पूरा देश उसे सरलता से समझता है। ये हमारी मानसिकता का ही चित्रण है, या मानसिकता की ही कमी है कि हम हिंदी में काम करने से बचना चाहते हैं, और उसमें हिंदी क्षेत्र के लोग सबसे एक साथ क्यों एक जैसा सोच नहीं पा रहे? हमें ये भी तो खंगालना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें ही दोषी होंगी, दोष तो हम पर भी आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी भाषी एक जैसा क्यों नहीं सोच पा रहे, उन्हें ये बात इतनी क्यों नहीं खल रही है या महसूस हो रही है कि हिंदी दूसरे नंबर पर है। भाई हम रोज कान में मोबाइल लगाते हैं और सुनते हैं कॉल सेंटर्स को। उसके कई कारण है, जिसमें से प्रमुख कारण हम देखें कि हिंदी ने जो राष्ट्रभाषा का स्वरूप लिया, उससे पहले जो आंदोलन चला वो देश की जनता ने चलाया, और गैर हिंदी भाषा क्षेत्र के लोगों ने भी मिलकर सहभागिता की। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता का तो जुड़ाव था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से सरकारी नौकरियां हो या पाठ्यक्रम हो, अथवा या जो मानसिकता का सवाल, एलिटनेस का जो सवाल है, उसके कारण ये हिंदी धीरे धीरे बद से बदतर स्थिति में जाती है। अगर ये सरकारी स्तर पर या हमें इसे प्रमोशन मिले संस्थाओं के माध्यम से, निजी संस्थानों में, तो हो सकता है कि हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति हो। जनता तो चाहती है, पर जनता के ऊपर जब दबाव होता है तो जनता नहीं कर पाती। मूल कारण ही। ठीक है। वैसे भी अब देखिए, जिन 4 राज्यों के विरोध की बात लगातार सामने आती है जब भी हिंदी की बात होती है, तो आप ये भी जाकर देखें कि उन्होंने अपने आप पहले स्थान पर किस भाषा को रखा है। बहुत सी चीजें उसके साथ भी क्लियर होती हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़, देखिए एक बहुत लंबे समय तक, खासकर पिछले 7 साल में हम लोगों ने ये बहुत बहस की है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन मुझे लगता है कि 7 साल का सफर जब बीजेपी ने कर लिया तो अब बीजेपी को 7 साल के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं हिंदी को लेकर उत्तर, जैसे भाई आपने कहा कि संविधान में 15 साल में हटना था, उन्होंने नहीं हटाया, ठीक है। आपने संविधान में कुछ आर्टिकल्स थे जो आने के बाद हटाए ना, आपने क्यों नहीं हटाया? सीधा सा सवाल है। देखिए, निरंतर सरकार के प्रयासों के बाद आज स्थिति ये हो गई है कि जो ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी का प्रचलन इतना नहीं, लेकिन वहां भी हिंदी के आज सम्मान उनको दिया जा रहा है राजभाषा आयोग के द्वारा। तो सतत निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जो राजभाषा की जड़ों को सींचने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, इतने दशक तक शिक्षा में, शिक्षा क्या आप ये कमिट कर सकती हैं आज स्क्रीन पर बैठकर कि 2024 से पहले आप अंग्रेजी को हटा देंगी? क्या आप ये कमिट कर सकती हैं? देखिए स्वप्निल जी, हिंदी का सम्मान, हिंदी भाषा का सम्मान हो, हिंदी की स्वीकारोक्ति हो, हिंदी का संरक्षण और संवर्धन के सतत प्रयासों में लगातार फेसबुक को 2 पल में तमीज पर ला दिया ना, आप लोगों ने लाया ना उसको, है ना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि वैसे ही तो आपको कॉल सेंटर वगैरह को बोल रहे हैं कि पहले नंबर पर हिंदी रख दो। इतना सा करने में कितना दिक्कत है? हमारे देश में जितनी विविधताएं हैं, उस आधार पर शासकीय स्तर पर, अभी आपने खुद ने कहा, शासकीय स्तर पर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, जबकि वो तो 22 भाषाओं में भी शामिल नहीं है। तो इसके सतत प्रयास होंगे, हमारी भाषा को सम्मान मिले, उन जड़ों को सींचे और हमारी युवा पीढ़ी
सर्वप्रथम इसको सर्वाधिक अपने चलन में लाए। जो एक गिल्ट सी महसूस होती थी कि हमारी भाषा, हमें अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, उस गिल्ट से बाहर निकलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में युवा पीढ़ी जुड़ करके हिंदी हमारी जो मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, उसको सम्मान देगी। मैंने आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछी, क्या 2024 के पहले वो दिन आप दिखा सकती हैं? आप कमिट नहीं कर सकती? स्वप्निल जी, ये दिन हमारी युवा पीढ़ी हमें दिखाएगी और 11 से 14 यूनिवर्सिटीज में मेडिकल और ये इंजीनियरिंग क्षेत्र भी हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाने लग गया है। तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं है कि हम मातृभाषा को सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे। संसद में बैठने वालों को चुनकर भेजती है, ये युवा पीढ़ी थोड़ी ना संविधान में बदलाव ला सकती है, वो तो संसद के अंदर बैठे लोग लाएंगे। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या 2024 के पहले आप कमिट कर सकते हैं? जब आप उनके 70 सालों को दोष दे रहे हैं तो अपना पौरुष दिखाइए, है ना? आप भाषा की बात करेंगे तो भाषा आप एकदम से नहीं ला सकते, लेकिन नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, निश्चित तौर पर डॉक्टर प्रदीप, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, क्या कारण रहा था कि जब भी भाषा को लेकर किसी तरह से आपने देखा कि देश के किसी कोने में आग लग रही है या बवाल उठ रहा है, तो आप लोगों ने बीच का रास्ता चुनने की कोशिश की? आपने कभी भी आर या पार की नहीं सोची? उसका कारण क्या रहा? देखिए, भाषा एक लोगों की आम बोलचाल की भाषा होती है, संप्रेषण की भाषा होती है, भाव की भाषा होती है। इस पर आप किसी तरह जोर जबरदस्ती करके उसको बढ़ाने के काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये लोगों का अपनापन होता है कि लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर प्रदीप जी एक बात बताइए ना, कि जैसे अगर मान लीजिए आपने कॉल सेंटर पर फोन लगाया तो आपको कैसा लगता है जब आपसे बोलते हैं कि पहले नंबर पर अंग्रेजी चुनिए या दूसरे नंबर पर हिंदी? कैसा लगता है? ये तो फिर भी कंज्यूमरिज्म है, ये तो फिर भी कंज्यूमरिज्म है, और वहां पर पहली प्राथमिकता हिंदी की है और दूसरी प्रार्थना हिंदी की है। मैं आज निमिषा जी के माध्यम से भाजपा से एक सवाल करना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, आज हमारी न्यायपालिका में या तो ये पहली भाषा अंग्रेजी है या दूसरी भाषा उर्दू है। तो आज भी न्यायपालिका की व्यवस्था में 70 साल होने के बाद भी 7 साल है ये लोग राज में हैं, तो इन्होंने न्यायपालिका में हिंदी को स्थापित करने का प्रयास जब तक आप थे अब तक। और मुझे बताइए कि उर्दू में आज स्थिति एक्सेप्टेबल थी। कोड, मैं कहता हूं हमारा काम तो निकल गया, हमारा काम निकल गया, लेकिन 7 साल से ये सरकार में होने के बाद न्यायपालिका की पद्धति में हिंदी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? इसके बारे में क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, और मुझे बताइए। ठीक है, मैं एक बार फिर राजेश्वर जी आपके पास आ रहा हूँ। राजेश्वर जी, मुझे सिंसियरली बताइए कि क्या मतलब अब जैसे ये बोल देना कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास उस दिशा की तरफ जाएंगे, वो प्रयास दरअसल उस रास्ते पर हैं भी। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि मतलब जैसे अब ये दावा किया जा रहा है ना कि हम नई शिक्षा नीति ले आए या हम ये कर रहे हैं या हम वो कर रहे हैं, क्या ये वो रास्ता है जो उस स्थिति तक जा रहा हो जो हिंदी को सर्वोच्च पर देखे? मुझे नहीं लगता, आपको लग रहा है? देखिए, मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहूं, आज कितने सारे हिंदी के चैनल्स हैं, ये सरकारी नहीं है। आपका अधिक से अधिक विज्ञापन हिंदी के माध्यम से होता है, वो सरकारी नहीं है। अगर आप यूनिकोड में हिंदी के प्रयोग की बात करते हैं इंटरनेट पर, उसे सारा माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। जो सरकार ने सीडेक बनाया था, सीडेक कुछ भी नहीं कर पाया। आज भी सरकार के स्तर से मैं बहुत ईमानदारी से निवेदन करूंगा, अगर राजनीतिक पार्टियां हिंदी की रोटी सेकना बंद कर दें, हिंदी के बारे में चर्चा बंद कर दें, तो निश्चित रूप से हिंदी आ जाएगी। लोग, क्योंकि ये भाषा व्यवसाय से जुड़ चुकी है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। सामान बेचना है तो आपको हिंदी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट चैनल्स, सिनेमा, ये सब लोग मिलकर हिंदी को बहुत आगे बढ़ा ले जाएंगे और हमें हिंदी पर गर्व हो जाएगा। होता यह है कि सरकार के स्तर पे राजनीति होती है। जिस शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जब आप उपयोग होते हुए पाएंगे तो उसमें बहुत सारे लूपहोल्स होंगे, और जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो उसके बावजूद अंग्रेजी को ही चलते रहने देगी और सामान्य व्यक्ति, हिंदी भाषी व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न होती रहेगी। ठीक है डॉक्टर दीप कुमार, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा। एक तो ये है ना, जो विद्यालय हैं वो विद्यालय हो और जो महाविद्यालय हैं वो महाविद्यालय हो। ये अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम जब तक चलेगा तब तक एक बाइफर्केशन तो होगा। जी, आपने एकदम ठीक कहा, क्योंकि भाषा को यहाँ ज्ञान से जोड़ दिया गया है। और वस्तुतः फ्रेंच में जो बोला जा रहा है, फ्रेंच का जो ज्ञान है वो एक किसी दूसरी भाषा के माध्यम से सीख, या हम रशियन का जो सीख रहे हैं, रशियन सोसाइटी ने जो डेवलप किया,
वो हम किसी दूसरी भाषा से ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखते हैं। तो इसलिए ये ना बनाया जाए कि हिंदी ज्ञान के मामले में पीछे है या अंग्रेजी आगे। ये जो मानसिकता है, सबसे खराब एक छोटी सी बात इसमें और है कि हिंदी और इंग्लिश के विभाग में हम जो कहते हैं कि मातृभाषा में प्रयोग करेंगे, तो अभी भी हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों से पढ़ के आए तो हिंदी माध्यम में ही पढ़े, सारे लोग पढ़े। तमिल में तमिल बोली जाती है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तो अभी भी ये उपयोग में लाई जा रही है। लेकिन स्थिति भारतीय भाषाओं की बड़ी चिंतनीय और दोयम दर्जे की, उसे हमें एकजुट होकर मिलकर प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के मन की बात हिंदी है, मन की लैंग्वेज भी हिंदी है, मन की भाषा भी हिंदी है, और इस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं कि हम उसे सेकंड पोजीशन या दूसरे स्थान पर, दूसरे पायदान पर देख रहे हैं। ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तक वोटिंग जारी